स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में आपको 4 क्वेश्चन ही सिर्फ करने हैं और इससे बाहर नहीं आने वाला, जिसमें मौजूद है डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट, गिव टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड ICF एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF। तीसरा क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, सॉल्ट, ORT, ORS। और इसका चौथा क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुके हैं और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर के बारे में नहीं जानना है। सारे क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। बस आप लाइक, कमेंट और शेयर करके अपना प्यार मुझे देते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट, गिव द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन और इसके टाइप से। द सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे सब्सटेंस जिनका जलीय विलयन, एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन, अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे या कंडक्ट करे तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करें, यानी इलेक्ट्रोलाइट कितने प्रकार के होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेजर इंट्रासेलुलर आयन और दूसरा होता है मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर आयन। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल्स के अंदर और एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है सेल्स के बाहरी जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा हो गए, फ्लूइड्स हो गए या वेन्स हो गए, इस तरह के पदार्थ जिसमें भी लिक्विड पाए जाते हैं उसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। तो मेजर इंट्रासेलुलर आयंस में K+, Mg++, HPO4 माइनस माइनस, H2PO4- आते हैं और मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस में Na+, Ca+++, Cl- और बाइकार्बोनेट आते हैं। तो ये थी जानकारी इलेक्ट्रोलाइट के डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में। आइए अब बात करते हैं व्हाट इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड, यानी ICF क्या है एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF क्या है। और ये क्वेश्चन भी देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बारे में। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड को शॉर्ट में हम लोग ICF बोलते हैं, जिसका मतलब होता है फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल, यानी कोशिका के अंदर मौजूद जो पदार्थ होते हैं, जलीय पदार्थ होते हैं या चिपचिपा पदार्थ होते हैं या जेली जैसा पदार्थ होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और इसका एग्जाम्पल है साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य आप इसे बोल सकते हैं। दूसरा है इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स के बारे में, यानी ECF। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड या जिसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स, यानी दो सेल्स के बीच में, दो कोशिका के बीच में जो खाली स्थान है और वहां पर जो फ्लूइड यानी कि द्रव मौजूद है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसका एग्जाम्पल है टिश्यू फ्लूइड, प्लाज्मा, वेस्कुलर फ्लूइड, जिसका मतलब होता है कि फ्लूइड प्रेजेंट विथ इन द ब्लड वेसल्स वेस्कुलर सिस्टम, यानी ब्लड के जो वेस्कुलर सिस्टम है वहाँ पर जो फ्लूइड मौजूद है, यानी सेल्स के बीच में जो खाली स्थान है, जो वहाँ पर फ्लूइड मौजूद है, वो प्लाज्मा के रूप में भी हो सकता है, लिपिड के रूप में भी हो सकता है। तो इनको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब इनमें जो इस फ्लूइड के अंदर में इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनायनिक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है कैटायनिक इलेक्ट्रोलाइट। एनायनिक इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं जो निगेटिव आयन यानी ऋण आयन अपने में कंसिस्ट किए होते हैं, अपने अंदर मौजूद किए होते हैं। और कैटायनिक इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं जो अपने अंदर पॉजिटिव यानी कि धन आयन अपने अंदर समाहित किए होते हैं। तो एनायनिक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हैं HCO3- SO4- HPO4-। और कैटायनिक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हैं K++, Ca++, Na++ और Mg++। तो अभी तक हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। पहला था डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट और उसके टाइप्स, और दूसरा था इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। राइट अ नोट ऑन ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, सॉल्ट, ORT, ORS। यानी इसे क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि ORS क्या होता है, ORT क्या होता है, या ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी क्या होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके आंसर से। दीज आर ओनली एडमिनिस्ट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज टू सप्लाई वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट नीडेड टू द पेशेंट।
यानी कि ये मुंह के द्वारा दिया जाने वाला एक थेरेपी है जिनमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को वाटर सप्लाई के साथ पेशेंट को दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि अ लार्ज नंबर ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन प्रिपरेशन आर अवेलेबल इन द मार्केट, यानी मार्केट में बहुत सारे ओरल रिहाइड्रेशन प्रिपरेशन मौजूद हैं जो कि मरीज को दिए जाते हैं। इसका तीसरा पॉइंट यह कहता है कि दिस प्रिपरेशन कंटेन ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि इस तरह के प्रिपरेशन में ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ इनमें फ्लेवरिंग एजेंट भी मिलाया जाता है ताकि जब इसे पेशेंट ले, खासकर बच्चे लें, तो उन्हें उनका टेस्ट अच्छा लगे और इसे आसानी से ले सके। और इसका चौथा पॉइंट यह है कि दे आर ड्राई पाउडर प्रिपरेशन एंड आर मिक्स विथ वाटर एंड टेकन ऑरली, यानी कि ये सूखे पाउडर के रूप में अवेलेबल होते हैं और पानी के साथ घोल करके इन्हें ओरली यानी मौखिक रूप से लिया जाता है। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि ORS आर मेड अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में जितने भी जगह हैं वहाँ पर इसे फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए कानून बना हुआ है और इसे फ्री ऑफ कॉस्ट ORS आपको स्वास्थ्य केंद्र में मिल जाएगा। और इसका छठा पॉइंट ये कहता है कि इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एट RCS, यानी कि जितने भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं या जितने भी तरह के गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर इसे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। सातवां पॉइंट ये है कि ORS अवेलेबल इन मार्केट आर इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, पेडियाट्रिक पाउडर, यानी कि मार्केट में ये इलेक्ट्रोल पाउडर और पेडियाट्रिक पाउडर के नाम से भी मिलता है। और इसका आठवां पॉइंट ये कहता है कि ORS कंटेन NaCl, यानी कि ORS का जो इसका कॉम्बिनेशन है, यानी इसका जो पदार्थ कितने कितने अमाउंट में कौन कौन से पदार्थ मौजूद होते हैं, जिनमें NaCl 3.5 ग्राम होता है, KCl 1.5 ग्राम होता है, सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम होता है और ग्लूकोज 20 ग्राम होता है। यानी ये इसका एक छोटा सा फॉर्मेट दिया गया है कि एक ORS में ये चीज़ें मौजूद होती हैं इतने इतने अमाउंट में। और इसका नौवां पॉइंट ये कहता है कि दिस मिक्सचर इज एडिशन इन 1 लीटर ऑफ वाटर एंड टेकन बाय ओरल रूट, यानी कि इस मिक्सचर को 1 लीटर पानी के साथ मिला करके ओरल रूट में लिया जाता है। और 10वां पॉइंट ये कहता है कि इट इज़ द फर्स्ट एड रेमेडी इन द कंडीशन ऑफ डिसेंट्री, डायरिया, प्रोलॉन्ग फीवर, वोमिटिंग ETC, यानी कि डिसेंट्री, डायरिया, प्रोलॉन्ग फीवर और वोमिटिंग में ये एक फर्स्ट एड के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला पहला थेरेपी है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जो भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी, यानी कि आपको इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी के बारे में एक छोटे से वाक्य लिखने हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके आंसर से। इलेक्ट्रोलाइट आर कंबाइंड टुगेदर इन अ डिफाइंड क्वांटिटी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को जब कंबाइंड रूप में अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर किसी एक खास पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी कहते हैं। आमतौर पर आप इसे कह सकते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करके किसी भी एक स्पेशल पर्पस के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उसे इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी कहा जाता है। तो चलिए इसके पहले पॉइंट के बारे में आते हैं कि व्हेन पेशेंट इज अनेबल टू टेक नॉर्मल डाइट बिफोर और आफ्टर सर्जरी द इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी आर यूज, यानी कि अगर पेशेंट जो है वो सर्जरी के बाद अपना डाइट लेने में असमर्थ है, यानी खाना खाने में असमर्थ है, पानी पीने में असमर्थ है, तो उसे ये थेरेपी दी जाती है, यानी कि उसे कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है। ठीक है। उसके बाद जो है इसके बारे में लिखा गया है कि फॉर दिस पर्पस इनफ्यूजन कंटेनिंग डेक्सट्रोज एंड NaCl इज यूज, यानी कि इस पर्पस के लिए इसमें डेक्सट्रोज और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉइंट यह है कि एज पर नीड ऑफ द पेशेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर प्रिपेयर एंड गिवन टू पेशेंट, मरीज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रोलाइट के कॉम्बिनेशन को प्रिपेयर किया जाता है कि उसे किस मात्रा में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट के कंपोनेंट लेने हैं।
जैसे कि अब जैसे मान लीजिए कि उसे डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी की कमी हो गई है, तो उसमें NaCl की मात्रा और चीनी की मात्रा मिला करके प्रिपरेशन तैयार किया जाता है ताकि उसे जल्द आराम मिले। तो इस तरह से मरीज के हालात को देखते हुए भी इलेक्ट्रोलाइट के कॉम्बिनेशन थेरेपी को भी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि आफ्टर सर्जरी न्यूट्रिशंस एंड इलेक्ट्रोलाइट आर यूज फॉर फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, यानी कि जब सर्जरी हो जाती है तो मरीज को उतना होश नहीं रहता है और उसका शरीर काफ़ी थका हुआ रहता है, जिसके चलते वो न्यूट्रिशंस भी नहीं ले पाता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट के साथ ही न्यूट्रिशंस दिया जाता है ताकि मरीज के शरीर में फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस बना रहे। चौथा बात यह है कि इन डिसेंट्री, डायरिया और प्रोलॉन्ग फीवर, वॉमिटिंग, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज ऑब्जर्व विच इज सप्लाइड टू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो जैसा पहले भी मैंने बताया कि डिसेंट्री, डायरिया या प्रोलॉन्ग फीवर या वॉमिटिंग से बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है हमारे बॉडी फ्लूइड्स का, तो उसे मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मरीज को दी जाती है। पांचवा पॉइंट ये है कि वेरियस इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन आर अवेलेबल इन द मार्केट आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, यानी मार्केट में जो इलेक्ट्रोलाइट मौजूद हैं वो मतलब दो तरह के ग्रुप में मौजूद होते हैं। पहला होता है फ्लूइड मेंटेनिंग ग्रुप, यानी हमारे बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए, यानी आप कह सकते हैं पानी की मात्रा को शरीर में मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है। और दूसरा इसका टाइप्स है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट ग्रुप, यानी कि जो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई, यानी आयंस की कमी हो गई है, चाहे वो एनायनिक इलेक्ट्रोलाइट हो या कैटायनिक इलेक्ट्रोलाइट हो, तो उनको उनके इस्तेमाल के लिए भी जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट ग्रुप कहते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन ही काफ़ी हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, इससे बाहर नहीं आने वाला है। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपने सुझाव दें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।